सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5 ऑफ एडवेंट ऑफ साइबर 2025। तो आज हम लोग डे 5 के टास्क में आइडोर वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। तो हम लोग रूम पे आ जाते हैं वापस से, एंड यहाँ पे हमारी स्टोरी दी हुई है, तो मैं स्टोरी जल्दी से पढ़ लेता हूँ। The elves of Weirville are on the high alert since McSkitty went missing. Recently, the support team has been receiving many calls from parents who can't activate vouchers on the Try Present Me website. They also mention they are receiving many targeted phishing emails containing information that is not public. The support team is wary and has enlisted the help of the TVFC staff. When looking into this peculiar case, they discovered a suspiciously named account named Sir Carrot Bean, which has many vouchers assigned to it. For now, they have deleted the account and retrieved the vouchers, but something is going on. Can you help the TVFC staff investigate the Try Present Me website and fix the vulnerabilities? Okay. तो जो वेयरविल के एल्व्स थे वो हाई अलर्ट पे थे जब से मिक्स किडी किडनैप हुई है। रिसेंटली ही सपोर्ट टीम को बहुत सारे कॉल्स आए पेरेंट्स से जिन्होंने ये कंप्लेन किया कि उन्हें जो वाउचर्स असाइन थे वो वाउचर्स वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, वो वाउचर्स वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें बहुत सारे फिशिंग ईमेल्स वगैरह आए थे जिनमें बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट इंफॉर्मेशन वगैरह था। अब सपोर्ट टीम ने जब इस चीज़ को चेक किया तब उन्हें उनके डेटाबेस में एक सस्पिशियस अकाउंट मिला जिसका नाम था सर कैरेट बिन। तो सर कैरेट बिन नाम से जो अकाउंट था उस पर उन्होंने जब चेक किया तो बहुत सारे वाउचर्स उसके ऊपर असाइन थे, यानी जो वाउचर्स उन पेरेंट्स जिन्होंने कंप्लेन किया उनको असाइन होने थे वो असाइन किसको हो गए? सर कैरेट बिन को। तो अभी के लिए तो उन्होंने सर कैरेट बिन का अकाउंट डिलीट करके सारे वाउचर्स को रिट्रीव कर लिया ताकि उनसे वापस से उन पेरेंट्स को असाइन किया जा सके। पर कुछ तो चल रहा था। क्या हम लोग ट्राई प्रेजेंट मी वेबसाइट को इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगा सकते हैं और क्या उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं? देखते हैं आगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आज क्या क्या सीखने वाले हम लोग? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में जानेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। लर्न हाउ टू स्पॉट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। हमें आइडोर वल्नरेबिलिटीज को स्पॉट करना भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। एक्सप्लॉइट आइडोर टू परफॉर्म हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। और हम लोग इस आइडोर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट भी करेंगे एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन को परफॉर्म करने के लिए। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सिस्टम पे एक्सेस लिया तो उसके थ्रू हम लोग बाकी सिस्टम पे भी एक्सेस लेने का ट्राई करते हैं वहाँ से। लर्न हाउ टू टर्न आइडोर इनटू एस्टोर सिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और हम लोग आइडोर को एस्टोर में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आज के टास्क के लिए हमें अटैक बॉक्स चाहिए होगा, एंड आज के टास्क में हमारे पास एक वीएम भी होने वाला है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपना वीएम स्टार्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जब तक ये वीएम स्टार्ट हो रहा है मैं अटैक बॉक्स के लिए आज वीपीएन का ही यूज़ करूँगा। तो मैं वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ। जिनको ट्राई हैकमी पे वीपीएन से कनेक्ट करने में दिक्कत आ रहा है, इन्होंने एक्चुअली वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा अपडेट किया है, जिसकी वजह से पिछले टास्क में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी कनेक्ट करने में। तो वहाँ एक्सेस में जाके उसको दोबारा से अगर डाउनलोड कर लेते हैं वीपीएन कॉन्फ़िग को तो ये काम करेगा। जैसे ये आई थिंक अगर मैं इसके पीछे आऊँ तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो आई थिंक मुझे अभी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा दिखाने के लिए शायद। हाँ, ये मेरा पुराना वाला वीपीएन कॉन्फ़िग था, ये नया वाला वीपीएन कॉन्फ़िग है, तो अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे
मैंने VPN कनेक्ट कर रखा है, तो मुझे अटैकर मशीन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. My target machine and the attack box have started and I am ready to learn about IDOR. ठीक है, तो हमने सब कुछ स्टार्ट कर लिया है, इसे चेक कर लेते हैं. ओके, अब अपने मेन टास्क पे आते हैं. It's dangerously obvious, really. Have you ever seen a link that looks like this? https awesomewebsite.thm/trackpackage/package id is equal to 1001. तो यहाँ बोल रहा है कि क्या तुमने कभी ऐसा कोई लिंक देखा है जो कि इस तरह का दिख रहा हो, लाइक https कुछ यहाँ पे डोमेन है एंड उसके बाद कुछ पाथ और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, पैकेज ID इज इक्वल टू 1001. आई थिंक ये तुम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, क्योंकि अगर किसी कोई प्रोडक्ट वाले अगर वेबसाइट पे अगर तुम विजिट करो, जब तुम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो इस तरह का आता है /प्रोडक्ट और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू जो भी उसका प्रोडक्ट ID है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है. When you saw a link like this, have you ever wondered what would happen if you simply change the package ID to 11 or 12? और जब तुमने ऐसा कभी कोई लिंक देखा तो क्या तुमने सोचा कि क्या हो अगर मैं इस पैकेज ID की वैल्यू को चेंज कर दूँ? तो फॉर एग्जांपल मैं इसे 11 या 12 कर दूँ तो क्या होगा, या मैं इसे ब्लैंक ही रख दूँ और एंटर दबाऊँ तो क्या होगा उस केस में? In its simplest form, can this be a potential case of IDOR? तो ये पॉसिबल है कि जब भी तुम्हें इस तरह का कोई लिंक दिखे तो वो वेबसाइट IDOR से वल्नरेबल हो. ये अब 100% जरूरी नहीं है कि अगर लिंक ऐसा दिख रहा है तो वो IDOR से वल्नरेबल है, बट देयर इज अ सम चांस कि अगर उस जो भी जिसने भी इसे कोड किया है अगर उसने सारे परमिशंस को अच्छे से मैनेज किया होगा, सारे के सारे ऑथराइजेशन को सही से इम्प्लीमेंट किया होगा, तो IDOR वल्नरेबिलिटी नहीं आएगी. लेकिन अगर उसने थोड़ा सा लूज़ किया होगा उस चीज़ को तो फिर वो IDOR से वल्नरेबल हो सकता है. IDOR स्टैंड्स फॉर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस. तो IDOR के बारे में आप जान लेते हैं. IDOR क्या होता है? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी. Web applications often use references to determine what data to return when to make a request. However, if the web server doesn't perform checks to ensure you are allowed to view that data before sending it, it can lead to serious sensitive information disclosure. A good question to ask then is, okay, तो IDOR क्या है? IDOR एक तरह का एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है, यानी कि अगर कोई IDOR से अगर कोई साइट वल्नरेबल है तो हम लोग मान लो कि मैंने लॉगिन किया है आदित्य कुमार अकाउंट से, मैंने अपने आदित्य कुमार अकाउंट से लॉगिन किया एंड यहाँ पे मुझे परमिशन था सिर्फ पैकेज ID 1001 देखने का. मुझे 1000 या 50 या 25 ये सब देखने का एक्सेस नहीं है, वो दूसरे यूज़र के लिए है, वो दूसरे यूज़र के पैकेजेस हैं, वो सिर्फ देख सकते हैं. लेकिन मान लो अगर मैंने इसे 25 किया और मुझे वो दिख गया, जबकि मैं अपने ही अकाउंट से लॉगिन हूँ और 25 किसी और अकाउंट का पैकेज ID है और मैं वो देख पा रहा हूँ सिर्फ इसको चेंज करके, इस केस में हम लोग इसको IDOR वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ें देख पा रहा हूँ जो मुझे देखने की परमिशन नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है, वेब एप्लीकेशन अगर कुछ ऐसा डेटा रिटर्न कर रहा है जिसे हमें देखने की परमिशन नहीं है, यानी वो जो सारे चेक्स है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है कि जिस बंदे ने ये रिक्वेस्ट भेजा है उसे वो देखने का परमिशन है भी कि नहीं, उस केस में IDOR वल्नरेबिलिटी हमारी आ सकती है. देन अब आगे देखते हैं यहाँ पे. हाँ, इट कैन लीड टू सीरियस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर. अ गुड क्वेश्चन टू आस्क इन दिस. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो हमें ओके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हमें. व्हाई डज दिस हैपन सो ऑफन? We need to understand references and web developments a bit more to answer this. Let's take a look at what a table storing these packages number from the link example could look like. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है हमें और यहाँ पे हर पैकेज ID की इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल पैकेज ID 1001
बिलोंग्स टू पर्सन एलिस स्मिथ। एड्रेस ये दिया हुआ है, स्टेटस डिलीवर्ड 1001 बॉब जॉनसन का है, उसी तरह इसका एड्रेस एंड स्टेटस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसी तरह बाकियों के भी यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। If the user wants to know the status of their package and makes a web request, the simplest method is to allow the user to supply their package ID. We recover data from the database using the simplest SQL query of select person address status from packages where package ID is equal to value. ओके तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का हर पैकेज आईडी पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड अगर कोई भी यूज़र अपने पैकेज का इंफॉर्मेशन जानना चाहता है कि उसका क्या स्टेटस है, तो वो एक वेब रिक्वेस्ट कर सकता है। वो अपने वेबसाइट पे एक रिक्वेस्ट कर सकता है जो कि सर्वर से उसका स्टेटस लेके आएगा। तो सिंपलेस्ट वे क्या है इस चीज़ का कि यूज़र पैकेज आईडी बता दे कि मुझे किस पैकेज आईडी का स्टेटस जानना है। तो सिंपलेस्ट मेथड इज टू अलाउ द यूज़र इज टू सप्लाई देयर पैकेज आईडी। तो पैकेज आईडी उसने दिया, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऊपर यहाँ पे हम लोग पैकेज आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। वी रिकवर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग द सिंपलेस्ट SQL क्वेरी ऑफ दिस। और हम लोग क्या करेंगे, उस पैकेज आईडी को लेंगे एंड देन उस पैकेज आईडी से अपने SQL डेटाबेस में जाके एक SQL क्वेरी चलाएंगे जो कि है कि सिलेक्ट द पर्सन एड्रेस एंड स्टेटस, जहाँ पे पैकेज आईडी क्या हो, वैल्यू के बराबर हो। और वैल्यू क्या है, जो हमने प्रोवाइड किया है पैकेज आईडी। तो इस सिंपल क्वेरी से हम लोग डेटाबेस से उसका स्टेटस लेके आ जाएंगे। अब जब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे कहीं भी हमने ये चेक नहीं किया कि ये पैकेज किस यूज़र से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी पैकेज आईडी इसको प्रोवाइड किया जाएगा तो वो बिना यूज़र को चेक किए कि वो किस यूज़र का पैकेज है उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा यहाँ पे। However, since package ID is a sequential number, it becomes pretty obvious to guess the package ID of the other customer. अब क्योंकि पैकेज आईडी एक इंटीजर है, एक सिक्वेंशियल नंबर है। फॉर एग्जांपल अभी पैकेज आईडी 1001 आया तो नेक्स्ट क्या होगा 1002, देन नेक्स्ट 1003। तो ये गेस करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर मेरा पैकेज आईडी 5000 है तो हो सकता है कि मुझसे पहले कोई 4950 ऐसा कोई पैकेज हो। And since the web application isn't verifying that the person making the request is the same person as the one who owns the package, an IDOR vulnerability appears. और जहाँ पे वेब एप्लीकेशन इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करता कि जो पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है उसके स्टेटस के लिए क्या वो से वही पर्सन है कि नहीं जो उस पैकेज को ओन करता है, तो वहाँ पे IDOR vulnerability आ जाती है, allowing attackers to recover their details for packages belonging to other users. और इससे क्या होता है, अटैकर्स दूसरे पैकेजेस के स्टेटस को चेक कर सकते हैं जबकि वो उसको ओन नहीं करते हैं फिर भी। इवन वर्स इज व्हेन अ फीचर लाइक दिस डजंट रिक्वायर अ यूजर टू ऑथेंटिकेट। और ये और भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि वर्स होता है, और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब किसी यूज़र को लॉगिन होने की ज़रूरत भी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मान लो किसी इंटरनल कंपनी का है और वहाँ पे सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ साइन अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ तुम सिर्फ लॉगिन कर सकते हो। उस केस में कोई अटैकर तो साइन अप करके उसमें अकाउंट नहीं बना सकता। तो अगर उसमें IDOR वल्नरेबिलिटी होगी भी तो क्या होगा, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का डेटा एक्सेस करेगा, तो कंपनी के अंदर ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो रहेगी, बाहर तो नहीं गई। लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे ऑथराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी कोई यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं सर्वर वो भी नहीं देख रहा है, उस केस में कोई भी उस लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकता है किसी भी ब्राउज़र में विदाउट लॉगिन किए एंड वो डेटा फिर भी दे देगा हमें। उस केस में अटैकर उस कंपनी के एम्प्लॉय ना होता, उस कंपनी का एम्प्लॉय ना होता हुआ भी वो उसका उस केस में वो अटैकर उस कंपनी का एम्प्लॉय ना होते हुए भी उसका डेटा एक्सेस कर पाएगा सारे एम्प्लॉयज़ का, सिर्फ IDOR वल्नरेबिलिटी के थ्रू। Then there would be no way to even tell who is making the request. To dive a bit deeper, we need to understand authentication, authorization and privilege escalation. ठीक है, तो अगर यूज़र के ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ऑफकोर्स ये भी है कि हम लोग ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज कोई यूज़र लॉगिन है ही नहीं।
टू डाइव अ बिट डीपर, तो यहाँ और डीप जाते हैं हम लोग। वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। तो हम लोग 3 टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं अभी यहाँ पे, विच इज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। अ नोट फ्रॉम वन ऑफ द को ऑथर ऑफ दिस टास्क। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे एक नोट है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ वल्नरेबिलिटी नेम आइडोर, आई प्रेफर द नेम ऑथराइजेशन बाईपास। ओके, तो ये बोल रहा है कि इसको आइडोर नेम ऐसे पसंद नहीं है, ये इसको बेसिकली ऑथराइजेशन बाईपास बोलता है, जो कि ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ हम लोग ऑथराइजेशन को बाईपास कर रहे हैं, किसी भी एक दूसरे यूज़र के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं विदाउट उसका अकाउंट को लॉगिन किए हुए, सिर्फ अपने अकाउंट के थ्रू। तो इट्स अ मीनिंगफुल नेम। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी रीजनिंग एक्सपैंड हेयर, बट इफ़ यू डोंट हैव टू बी बोर्ड विद द डिटेल्स। ओके, तो ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि अगर तुम्हें इसे पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज अगर बोर हो रहे हो तो आगे निकल जाओ। तो ठीक है, मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ, जिनको ये चीज़ नहीं पढ़ना वो स्किप कर देना वीडियो। द फुल टर्म IDOR sounds fancy, but it doesn't really describe what's going wrong. The direct object reference part just means the system using an ID like user/1 to point to something. That's not the problem. The real issue is that the system doesn't check whether the person making the request is allowed to access it. ओके, तो यहाँ बोल रहा है जो इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो फुल टर्म है, साउंड तो बहुत फैंसी टाइप करता है कि इतना बड़ा कुछ क्या चीज़ है ये, बट इट डजेंट रियली डिस्क्राइब व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। बट ये एक्चुअली बताते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पे। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये जो पार्ट है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि एक आईडी को यूज़ करता है टू पॉइंट टू समथिंग। फॉर एग्जांपल, ऊपर हमारे सिस्टम ने पैकेज आईडी को यूज़ किया था टू पॉइंट टू अ पैकेज, एक पैकेज की इंफॉर्मेशन जानने के लिए पैकेज आईडी यूज़ कर रहे थे। तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो कि एक आईडी को यूज़ करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानने के लिए टू पॉइंट टू समथिंग, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। द रियल इशू इज दैट द सिस्टम डजंट चेक वेदर द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट इज अलाउड टू एक्सेस इट। आइडोर कहाँ पे आता है? जहाँ पे सिस्टम ये चेक ही ना करे कि जो यूज़र उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है उसके पास उसको एक्सेस करने का परमिशन है भी कि नहीं। A lot of people try to fix IDORs by hiding or encoding IDs. तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, आईडोर को फिक्स करने के लिए वो या तो आईडी को हाइड कर देते हैं, नहीं तो उसको इनकोड कर देते हैं, लाइक UUID वगैरह, इन सब चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग /user/ID/user/1 to user/EA21F09B2। तो यहाँ देख सकते हो कि /user/1 को इन्होंने कुछ इस तरह का इनकोड कर दिया है। अभी इससे क्या हुआ, पहले वो लोग नंबर्स यूज़ कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, गेस करना बहुत इजी था, आईडॉट करना बहुत आसान था वहाँ पे। बट यहाँ पे अभी इन्होंने क्या कर दिया, /user/ यहाँ पे कुछ ये लंबा चौड़ा स्ट्रिंग लगा दिया। तो यहाँ पे अपनी आईडी गेस करना ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट होगी, तो आईडॉट पकड़ना भी मुश्किल होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आईडॉट है ही नहीं यहाँ पे? इसका ये मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी के पास दूसरे का यूज़र आईडी है तो फिर वो सिंपली यहाँ पे उसको आईडी को पेस्ट कर देगा, एंटर दबा देगा, एक्सेस हो जाएगा। तो ये सिर्फ छुपाना हुआ, यहाँ तुम वल्नरेबिलिटी छुपा रहे हो, यहाँ हम लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। डैट माइट मेक इट लुक हार्डर टू गैस, इससे ऑफकोर्स आईडी गैस करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बट इफ द सर्वर स्टिल डिजंट चेकिंग परमिशन, इट्स जस्ट एज इनसिक्योर। बट अगर सर्वर चेक ही नहीं कर रहा है कि वो कौन रिक्वेस्ट कर रहा है उस चीज़ को, उसके पास परमिशन है कि नहीं, वो अभी भी इनसिक्योर ही है। द वल्नरेबिलिटी इजंट अबाउट हाउ द ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस, इट्स अबाउट मिसिंग ऑथराइजेशन चेक्स। तो वल्नरेबिलिटी यहाँ नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे रेफरेंस कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से। यहाँ वल्नरेबिलिटी कहाँ है, जहाँ पे हम लोग ऑथराइजेशन चेक ही नहीं कर रहे हैं, उस बंदे की परमिशन चेक ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। दैट्स वाई आई प्रेफर टू कॉल इट एन ऑथराइजेशन बाईपास इंस्टेड। इसलिए हम लोग इसको ऑथराइजेशन बाईपास इसलिए बोला कि जो टास्क बनाया है जो भी,
वो उसको ऑथराइजेशन बाईपास बोलना ज़्यादा पसंद करता है. इट एक्सप्लेन्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. समवन इज बाईपासिंग द रूल्स दैट डिसाइड हु कैन सी और चेंज समथिंग. तो ये जो ऑथराइजेशन बाईपास टर्म्स है ये एक्चुअली हमें बता रहा है कि इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू कोई किसी के ऑथराइजेशन को बाईपास कर पा रहा है. Whether the ID is a number, the hash or a random string, the risk stays the same if the server doesn't verify access. You can read more here if you want. Okay. तो यहाँ पे बोल रहा है कि आईडी चाहे नंबर हो या कोई स्ट्रिंग हो या तो कोई हैश हो या तो कोई कुछ भी लाइक एक रैंडम आईडी हो, वो तब तक रिस्क में है जब तक वो आईडॉट एग्जिस्ट करता है. वहाँ पे हम लोग उसको एक रैंडम स्ट्रिंग वगैरह बना के हाइड तो कर सकते हैं, पर जब तक सर्वर चेक नहीं कर रहा है एक्सेस को, उसमें आईडॉर रहेगा. आइडेंटिटी डिफाइंस आवर रीच. टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ आईडॉर, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. तो अब आईडॉर का जो रूट कॉज है उसके लिए हमें दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, दैट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन क्या होती है? Authentication is the process by which you verify who you are, for example, supplying your username and password. तो ऑथेंटिकेशन में बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी में तुम्हें एंटर करना हो तो तुम्हें एक आईडी प्रोवाइड करनी है, एक आईडी दिखाना पड़ता है. एक आईडी कार्ड होती है, वो आईडी कार्ड दिखा के तुम जा सकते हो. वो आईडी कार्ड दिखा के तुमने क्या किया? तुमने खुद को ऑथराइज किया. तुमने ये बताया कि हाँ मुझे यहाँ जाने की परमिशन है. तुमने बताया तुम कौन हो. तो गार्ड ने देखा कि हाँ, बोला ठीक है तुम जा सकते हो. तो तुमने खुद को ऑथेंटिकेट किया यहाँ पे कि तुम एक ऑथेंटिक एम्प्लॉय हो. उसी तरह वेबसाइट पे अगर तुम्हें ऑथेंटिकेट करना होता है तो तुम्हें एक ईमेल एंड पासवर्ड डालना पड़ता है. तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ता है वेबसाइट को बताने के लिए कि तुम कौन हो, तुम कौन से यूज़र हो. ऑथराइजेशन. Authorization is the process by which the web application verifies your permissions. For example, are you allowed to visit the admin page of a web application, or are you allowed to make a payment using a specific account? तो अब ऑथराइजेशन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल तुमने अपना आईडी कार्ड दिखा के तुम चले तो गए ऑफिस में, लेकिन तुम वहाँ जाके सर्वर रूम में सीधा तो नहीं घुस सकते. मान लो कि तुम्हारे पास सर्वर रूम का परमिशन नहीं है, तो ऑफकोर्स अगर तुम सर्वर रूम में जाने का ट्राई करोगे तो वहाँ का कोई गार्ड वगैरह तुम्हें रोक लेगा, बोलेगा कि तुम दिखाओ तुम्हारे पास परमिशन है कि नहीं होगा तो जाने नहीं देगा. उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन. सो जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास वेबसाइट में परमिशन है कि तुम एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करने का एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास है. इस केस में क्या है, हमारा जो यूज़र है वो ऑथराइज्ड है टू ओनली क्रिएट द प्रोडक्ट, जबकि एडमिन के पास डिलीट करने का भी ऑथराइजेशन है. तो ये ऑथराइजेशन को हम लोग इन अनदर टर्म वी कैन बोल सकते हैं परमिशंस. यू मे थिंक दैट ऑथेंटिकेशन ओनली हैपन्स वंस व्हेन यू सप्लाई योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली द केस. तो तुम ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि ऑथेंटिकेशन जो है वो सिर्फ एक बार होता है, जहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हो गया, हम लोग लॉगिन हो गए, ऑथेंटिकेशन खत्म. बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली में. आफ्टर प्रोवाइडिंग योर क्रेडेंशियल्स यू रिसीव्ड अ कुकी और अ टोकन कॉल्ड सेशन इन्फॉर्मेशन. एक बार जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो वेब सर्वर हमें एक कुकी या तो एक टोकन देता है. बहुत लोग जो वेब डेवलपमेंट में है उन्हें JWT टोकन के बारे में आइडिया होगा, तो उससे एज अ रेफरेंस ले सकते हो कि वो हमें एक JWT टोकन, मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, वो हमें मिलता है और हम लोग उसको एज अ कुकी या तो एक अपने लोकल स्टोरेज में उसे सेव कर लेते हैं. इससे क्या होता है, अब अगला जो भी रिक्वेस्ट हम उस वेबसाइट से करेंगे वो टोकन उस रिक्वेस्ट के साथ जाएगा और बताएगा कि ये यूज़र कौन है, ये किस यूज़र ने इस रिक्वेस्ट को किया है, ताकि वेब सर्वर समझ पाए कि ठीक है इस पर्टिकुलर यूज़र ने ये रिक्वेस्ट किया है और ये क्या इसके पास इस और चीज़ को रिक्वेस्ट करने का परमिशन भी है या नहीं है. तो हमारे हर रिक्वेस्ट पे वेब सर्वर हमें ऑथराइज करता है और ऑथेंटिकेट भी करता है. एवरी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट यू मेक टू द एप्लीकेशन इंक्लूड्स द सेशन इन्फॉर्मेशन. हर रिक्वेस्ट जो आगे से हम लोग भेजेंगे उसके अंदर हमारा टोकन होगा जो कि हमारा एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा.
This initial verification process is still authentication and happens for each request. और ये चीज़ जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये अभी भी ऑथेंटिकेशन ही है और ये हर रिक्वेस्ट के साथ होता है हमारे. This is why website will often redirect you back to the login page. It means your session information has expired. और कभी कभार देखते हो कि तुमने वेबसाइट पे कुछ कर रहे हो अचानक से लॉगिन पेज पे तुम्हें भेज दिया. वैसा कब हुआ? जब तुम्हारा वो टोकन एक्सपायर हो जाता है जो वेब सर्वर ने तुम्हें दिया है, तो वेबसाइट समझ जाता है कि ठीक है टोकन एक्सपायर हो गया है, अब तो वापस से तुम्हें लॉगिन पेज पे भेज देता है ताकि तुम फिर से लॉगिन करो और तुम्हें एक नया टोकन मिले ताकि तुम आगे बढ़ पाओ. And thus you need to re-authenticate with your credentials to receive new session information. तो यहाँ पे अब हमें दोबारा से री-ऑथेंटिकेट करना होगा, हमें दोबारा से यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा ताकि हमें एक न्यू टोकन मिले. ऑथराइजेशन कैन नॉट हैपन बिफोर ऑथेंटिकेशन. तो ऑथराइजेशन कभी भी ऑथेंटिकेशन से पहले नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोर्स पहले तो जानना पड़ेगा कि तुम कौन हो. इससे पहले वो चेक करे कि तुम्हारे परमिशंस क्या है. If the application doesn't know who you are, it cannot verify what permissions your user has. Of course, तो अगर एप्लीकेशन को पता नहीं होगा तुम कौन हो तो वो तुम्हारे परमिशंस को वेरीफाई नहीं कर पाएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. इफ़ योर IDOR डजंट रिक्वायर यू टू ऑथेंटिकेट, login or provide session information such as in our package tracking example, we will have to fix authentication first before we can fix the authorization issue of making sure that users can only get information about package they own. Okay, so if your IDOR doesn't require you to authenticate, ओके तो जैसा कि हमने ऊपर एक लिंक में देखा था कि वहाँ पे हम लोग कोई भी पैकेज आईडी डाल के किसी भी पैकेज को एक्सेस कर ले रहे थे. तो अगर अपना सिस्टम हमें ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है ये जानने के लिए कि ये किसका पार्सल है, जैसा कि हमने ऊपर अपने पैकेज ट्रैकिंग एग्जांपल में देखा, तो हमें सबसे पहले अपने ऑथेंटिकेशन को फिक्स करना होगा. इससे पहले हम अपने ऑथराइजेशन को फिक्स करें, क्योंकि हो सकता है हमारा टोकन ही ना जा रहा हो या तो उस रिक्वेस्ट में, और अगर टोकन नहीं जाएगा तो हमें ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा, और अगर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा तो हमारे परमिशंस को कभी भी चेक नहीं कर पाएगा सर्वर. सबसे पहले हमें अपने ऑथेंटिकेशन को फिक्स करना होगा. देन उसके बाद जब टोकन जाएगा देन वहाँ पे हम लोग ऑथराइजेशन चेक कर सकते हैं कि इस यूज़र के पास परमिशन है कि नहीं. ओके, लास्ट बिट ऑफ थ्योरी टू कवर इस प्रिविलेज एस्केलेशन टाइप्स. ओके, तो अब थोड़ा बहुत और थ्योरी है. तो अब प्रिविलेज एस्केलेशन को हम लोग देख लेते हैं. वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन. तो वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? दिस रेफर्स टू प्रिविलेज एस्केलेशन वेयर यू गेन एक्सेस टू मोर फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, you may be a normal user on the application but can perform actions that should be restricted for an administrator. तो वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है कि तुम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या एक पर्टिकुलर सर्वर में अगर तुम एक एक्सेस मिल जाता है तुम्हें, फॉर एग्जांपल तुम एक यूज़र हो लेकिन फिर भी तुम वो काम कर पा रहे हो जो कि एक एडमिन के लिए अलाउड थे सिर्फ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन. यानी कि तुम एक यूज़र लेवल पे होके भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के काम कर पा रहे हो. हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन. हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? दिस रेफर्स टू प्रिविलेज एस्केलेशन वेयर यू यूज अ फीचर you are authorized to use but gain access to data that you are not allowed to access. For example, you should only be able to see your account, not someone else's account. तो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन में क्या हुआ? मैं यूज़र ही हूँ, अभी भी नॉर्मली यूज़र हूँ, मैं एडमिन के चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी मेरे पास वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं है, लेकिन मैं बाकी यूज़र्स का डेटा भी देख सकता हूँ. तो मैं एक यूज़र लेवल पे ही हूँ, मेरा परमिशन यूज़र लेवल पे ही है, लेकिन मैं बाकी यूज़र्स को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ विदाउट उनको लॉगिन किए हुए. तो ये होती है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन. IDOR is usually a form of horizontal privilege escalation. You are allowed to make use of the track package functionality, but you should be restricted to only performing that tracking action for packages you own. Now that we understand the theory, let's look at how to exploit IDOR practically. Okay. तो यहाँ पे IDOR में जो है जनरली हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज के एस्केलेशन ही यूज़ किया जाता है.
जहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ आईडी चेंज कर दें तो किसी भी यूज़र के हम लोग उस चाहे वो पैकेज हो या तो कोई यूज़र इन्फॉर्मेशन हो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन जो हमने डिफाइन किया उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आइडोर अपना हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन यूज़ करता है। यू आर अलाउड टू make use of track package functionality, but you should be restricted only to perform that tracking action for packages you own। तो यहाँ पे क्या है, जनरली जो है वो वहाँ पे आईडी चेंज करने के लिए तुम्हें अलाउ करता है। अगर तुम ब्राउज़र पे जाके वहाँ पे पैकेज आईडी चेंज करो तो कर सकते हो, वो आइडोर वल्नरेबिलिटी नहीं है। लेकिन वो चेंज करने के बाद तुम्हें सिर्फ वही पैकेज दिखने चाहिए जो तुम देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिसे तुम ओन करते हो, तुम्हें सिर्फ वही पार्सल दिखने चाहिए। अगर तुम्हें ऐसे पार्सल भी दिख रहे हैं जो तुम्हारे नहीं हैं, उस केस में वो आइडोर वल्नरेबिलिटी है। तो अब आइडोर को प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। इटरेट, डिजिट, ऑब्जर्व, रेस्पॉन्सेस। Let's start with the simplest example of IDOR. On the web application, let's authenticate on the application using the details below. Okay, तो यहाँ पे हमें एक IP एड्रेस दी हुई है, तो बोल रहा है इस वेबसाइट पे जाने के लिए और इस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए। तो कर लेते हैं। मैंने VPN ऑन रखा है तो मैं इसे एक्सेस कर पाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसे एक्सेस कर लिया है एंड मैं इस यूज़र नेम को कॉपी करता हूँ एंड इस पासवर्ड को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। लॉगिन, तो यहाँ मैं लॉगिन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, वंस ऑथेंटिकेटेड यू शुड सी अ डैशबोर्ड लाइक दिस। ठीक है, तो हमें यह डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग डेवलपर टूल्स फॉर ब्राउजर टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। राइट क्लिक ऑन द पेज एंड क्लिक इंस्पेक्ट एंड क्लिक ऑन द नेटवर्क टैब एज शोन बिलो। ओके, तो यहाँ बोल रहा है हमें नेटवर्क टैब पे जाना है। नेटवर्क टैब पे जाने के लिए सबसे पहले इंस्पेक्ट पे जाएंगे हम लोग एंड देन यहाँ पे हम लोग नेटवर्क पे क्लिक करेंगे ऊपर एंड हम लोग नेटवर्क टैब पे आ चुके हैं। मैं इसे स्प्लिट स्क्रीन पे रख लेता हूँ ताकि हमें दोनों चीज़ें दिखती रहें। ओके, मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा करना होगा। या ठीक है। Now let's refresh the page and see what requests are being made. It should something like this. Okay, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे पेज रिफ्रेश करेंगे, मेक श्योर कि ये फेच के सेट हो। ये फेच पे अगर रहेगा तो हमें कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो जो कि पहला क्या है, व्यू अकाउंट इन्फो। व्यू अकाउंट इन्फो राउट क्या कर रहा है, आई थिंक हमें अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर मैं इसका रिस्पॉन्स चेक करूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा यूज़र है और मेरे यूज़र के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे बताए हुए हैं। वाउचर्स में अगर देखें तो यहाँ पे वाउचर्स की भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है कि मेरे ऊपर कितने सारे वाउचर्स असाइंड हैं। ये सारे वाउचर अवेलेबल है मेरे लिए और इन सारे वाउचर को मैं यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड एंड ये है अपने अवेलेबल वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक हमें व्यू अकाउंट के ऊपर आइडोर चेक करना है बिकॉज ऑफ कोर्स देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र आई डी इक्वल टू 10 है। मे बी इसे मॉडिफाई करके हम लोग कुछ कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द व्यू अकाउंट इन्फो रिक्वेस्ट। तो ऑफकोर्स हमें व्यू अकाउंट इन्फो रिक्वेस्ट पे चेक करना है। क्लिक ऑन इट एंड यू विल सी द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जैसा मैंने अभी दिखाया कि इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके हेडर्स वगैरह हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑथराइजेशन टोकन जा रही है यहाँ पे, यानी यहाँ से ऑथराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वेब सर्वर इसको चेक नहीं कर रहा हो कि ये बंदा और ये ऑथराइज्ड है भी कि नहीं इसको एक्सेस करने के लिए, भले यहाँ से पास हो रहा है। In the above image, we can see that user ID with the value 10 was used for the request. If we click and expand the response tab, we can see the user ID corresponds to our user. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है कि यूज़र आईडी का वैल्यू 10 यूज़ किया गया है टू मेक दिस रिक्वेस्ट और इसके रिस्पॉन्स में मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिखा दिया है कि यहाँ पे अपना सारा यूज़र इन्फॉर्मेशन हमें मिला हुआ है वेब सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्स में।
दिस टेल्स अस द एप्लीकेशन इज यूजिंग आवर यूज़र ID एज द रेफरेंस फॉर गेटिंग द डिटेल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एप्लीकेशन है वो हमारे यूज़र ID को यूज़ कर रहा है हमारा इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए फ्रॉम द सर्वर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज दिस। चलो देखते हैं क्या होता है अगर हम इसको चेंज कर दें, 10 के अलावा कुछ और कर दे तो क्या होगा। इन द डेवलपर टूल्स, navigate to the storage tab and expand the local storage drop down on the left and click on the URL inside it. Okay. तो लेट्स गो टू स्टोरेज टैब। मैं इसे स्टोरेज टैब पे ले जाता हूँ। ओके, navigate to the storage tab. Okay, where is the storage? आई थिंक हमारे लिए एप्लीकेशन है ये चीज़। सो एप्लीकेशन, अगर तुम लोग में स्टोरेज है तो स्टोरेज पे कर सकते हो। मेरे लिए यहाँ पे एप्लीकेशन है तो मैं एप्लीकेशन में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसमें जाते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑथ यूज़र में यहाँ पे यूज़र ID 10 है। तो मैं इसको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। ये मैंने इस 10 को क्या किस चीज़ पे अपडेट करते हैं, लेट्स चेंज इट टू 11। तो मैं इसे 11 पे अपडेट कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने 10 को 11 पे अपडेट। ठीक है, एंड सेव इट बाय प्रेसिंग द एंटर दबाया, सेव हो गया। नाउ रिफ्रेश द पेज। ऑल ऑफ अ सडन इफ इट सीम्स लाइक यू आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूज़र। ओके, तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी हमारा यूज़र कुछ इस तरह का दिख रहा है। हमारा नेटवर्क टैब यहाँ पे है, हमारा यूज़र इन्फो कुछ इस तरह का है। लेट्स रिफ्रेश एंड सी व्हाट हैपेंस। मैं रिफ्रेश करूँगा एंड देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल ID सब कुछ चेंज हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र ID इज इक्वल टू 11 आ रहा है अब। एंड यहाँ पे अगर देखें तो देख सकते हैं अपना यूज़र इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही चेंज हो गया। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी और यूज़र के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आई.डॉट वल्नरेबिलिटी यहाँ पे थी, इसलिए हम लोग अब दूसरे यूज़र के हिसाब से अभी यहाँ पे लॉग्ड इन है। एंड यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हो हम लोग उसका व्यू कर पा रहे हैं कि उसका पोस्ट, ये कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं अभी। नेक्स्ट आते हैं। तो अब दिस टेल्स अस द एप्लीकेशन इज यूजिंग आवर ओके, ये सब हमने कर लिया है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आईडॉट। तो अभी हमने जो देखा ये बहुत ही सिंपल आईडॉट था। सिंपली चेंजिंग द यूज़र ID टू समथिंग एल्स मीन्स वी कैन सी अदर्स यूज़र डेटा। तो अगर सिर्फ यूज़र ID को अगर हम लोग किसी और चीज़ में चेंज कर दे तो हम लोग बाकी यूज़र का डेटा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। सम आईडॉट माइट बी सिग्निफिकेंटली मोर हिडन, जस्ट बिकॉज यू डोंट सी अ डायरेक्ट नंबर डजेंट मीन इट डजेंट एग्जिस्ट। तो कुछ आईडॉट हो सकते हैं छुपे हुए हों। तो अगर तुम्हें कोई नंबर नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आईडॉट है ही नहीं। तो चलो कुछ और डीप यहाँ पे चेक करते हैं। टू कंटिन्यू ऑन टू आवर नेक्स्ट चैलेंज ऑफ द टास्क, गो एंड चेंज द ID बैक टू 10 यूजिंग द सेम स्टेप्स यू फॉलो। तो ठीक है, अभी बोला है कि वापस अपने ID को 10 पे कर लेते हैं। तो लेट्स चेंज इट बैक। मैं यहाँ वापस आऊँगा एंड इसे 10 पे कर लेते हैं। 10 ओके। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो वापस आ चुके हैं अभी। ओके, अल्टरनेटिवली यू कैन लॉग आउट द एप्लीकेशन लॉग इन। ठीक है, तो हमने इसे चेंज कर लिया तो हमें लॉग आउट लॉग इन करने का ज़रूरत नहीं है। इन डिस्गाइज ऑब्वियस रेफरेंसेस। ठीक है, तो समटाइम्स आईडॉट मे नॉट बी एज सिंपल एज जस्ट अ नंबर। तो आईडॉट कई बार सिर्फ एक नंबर नहीं हो सकता। इन सर्टन केसेस एनकोडिंग मे हैव बीन यूज्ड। ओके, तो एनकोडिंग वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कोई रैंडम स्ट्रिंग वगैरह हो गया। ऑन द लोडेड प्रोफाइल क्लिक ऑन द आई आइकन नेक्स्ट टू द फर्स्ट चाइल्ड एज शोन ऑन द इमेज बिलो। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे आई आइकन दिख रहा है हमें, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो अब नेटवर्क टैब में भी देख लेते हैं क्या कुछ आया क्या। यहाँ पे अपने 2 और रिक्वेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो इस पे देख लेते हैं अभी हमें क्या करना है।
Now go back to the network tab and take a look at the request being made. You should see a request like this. Okay. तो यहाँ पे ये एम जी इक्वल्स इक्वल्स इस रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। तो इस रिक्वेस्ट के ऊपर जाएं अगर हम लोग, और लेट्स सी एक किस टाइप का रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है, स्लैश ए पी आई स्लैश चाइल्ड स्लैश p64 स्लैश एम जी इक्वल्स इक्वल्स। Simply put, the mg equals equals is just a base 64 encoded version of the number 2. ओके तो यहाँ पे क्या है, mg equals equals is a base 64 encoded version of number 2. तो यहाँ पे ये इसको तुम नंबर 2 बोल सकते हो, इसको सिर्फ बेस 64 एनकोडिंग में इनकोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसको छुपाने की ट्राई की गई है कि ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, बट एक्चुअली में नंबर है, बस बेस 64 में इनकोड कर दिया गया है। You could still perform IDOR using this request, but you have to use the base 64 encode the number first. Okay, तो अगर हम लोग एक नंबर को बेस 64 से एनकोड करते हैं एंड देन इसको यूज़ करें तो हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई इट। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ बेस 64 एनकोड एंड नंबर 3 को हम लोग इनकोड कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं एम डब्ल्यू इक्वल्स इक्वल्स यहाँ पे आ रहा है हमें, एंड इसके ऊपर ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज कर पाएंगे क्या हम लोग? ठीक है, इसको एक काम करेंगे, इसको बाद में देखते हैं, मे बी आगे के प्रैक्टिकल्स में से एक्सप्लॉइट करें हम लोग। नहीं होगा तो मैं इसे अलग से चेक कर लूँगा। इन डाइजेस्ट ऑब्जेक्ट रिमेन encoding isn't the only thing that can be used to hide potential IDOR vulnerabilities. तो encoding सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे IDOR को छुपाते हैं लोग। Sometimes the values may look like a hash such as MD5 or SHA1. If you want to see what that would look like, take a look at the request that happens when you click the edit icon next to the child. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि edit icon क्लिक करने के लिए नेक्स्ट टू द चाइल्ड। ठीक है, तो मैं इस एडिट को क्लिक करते हैं, नेटवर्क टैब हमारा ओपन है, एडिट, और ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही लंबा चौड़ा आईडी है, app/api/md5/this। तो यहाँ MD5 लिखा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिस इज अ MD5 हैश ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखते हैं क्या ये चीज़ सही है। While the string may look random, upon further investigation you can see that it is a type of a hash. भले ये string random लग रहा है but actually एक hash है। If we understand what value was used to generate the hash, we can perform the IDOR attack by simply replicating the hashing function. Using something like a hash identifier can help you quick understand what hashing algorithm been used and can often tell you what data was hashed. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे पहले केस में 2 को बेस 64 इनकोड कर दिया गया था ताकि हमें यहाँ पे एम जी इक्वल्स इक्वल्स एक रैंडम स्ट्रिंग दिखे। इस केस में क्या किया गया है कि एक स्ट्रिंग को ये MD5 हैश बना दिया गया है, एक MD5 हैश में इनकोड कर दिया गया है ताकि ये हमें एक रैंडम स्ट्रिंग लगे, लेकिन फिर भी ये एक एक्चुअल आईडी है। हो सकता है एक नंबर हो सकता है कि एक स्ट्रिंग हो, लेकिन इसे छुपाने के लिए एक MD5 हैश में इनकोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हैश आइडेंटिफायर्स की कुछ में भी लिंक दी गई है, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक हैश आइडेंटिफायर का लिंक दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस हैश को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ इसे यहाँ पे। ये तो अपना बेस 64 है, ये इसको मैं कॉपी करूँगा एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। हाँ, सबमिट एंड आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉसिबल एल्गोरिदम MD5। तो हमें ये पता चल गया कि MD5 के थ्रू इसे हैश किया गया है, और अगर हम लोग किसी भी आईडी को MD5 के थ्रू हैश करके अगर इसके अंदर पास करें तो आइडोर को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे फिर। इट्स डिटर्मिनिस्टिक ऑब्वियसली रिप्रोड्यूसिबल।
Sometimes you have to dig quite deep for IDOR. Sometimes IDOR is not as clear. Sometimes the IDOR stems from the actual algorithm being used. In the last case, let's take a look at our vouchers where the values may look random. We need to investigate what algorithm was used to generate them. ठीक है, तो कुछ बार होता है कि आइडोर ऐसे सरफेस पे नहीं दिखता, हमें बहुत ईजिली नहीं दिखता, हमें बहुत ही डीप जाना पड़ता है अपने इन्वेस्टिगेशन के साथ आइडोर को ढूंढने के लिए. Sometimes the IDOR stems from the actual algorithm being used. In the last case, let's take a look at our vouchers. ठीक है, तब हम लोग अपने वाउचर्स को चेक कर लेते हैं जहाँ पे भी हमें कुछ रैंडम वैल्यूज़ दिख रहे थे, पर क्या पता वो रैंडम वैल्यूज़ ना हो, कोई एक्चुअल में इनकोडेड चीज़ हो या तो हैश्ड वैल्यू हो. वी नीड टू इन्वेस्टिगेट व्हाट द एल्गोरिदम वाज यूज्ड टू जनरेट देम. हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि वो कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया उस नंबर को जनरेट करने के लिए. देयर फॉर्मेट लुक्स लाइक अ UUID. ठीक है, तो यहाँ वाउचर्स वाले पे अगर मैं वापस आ के देखूँ एंड इसका रिस्पॉन्स देखें तो देख सकते हैं जो वाउचर का जो कोड है, it looks like a UUID. Their formats looks like a UUID. So let's use a website such as UUID decoder and try to understand what UUID format was used. ठीक है, तो अभी हम लोग इस UUID को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा UUID एक्चुअली में इस UUID को बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ हुआ था. तो मैं इस UUID को कॉपी करूँगा यहाँ पे अभी एंड इसको यहाँ पेस्ट करते हैं. डिकोड UUID. तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिली है. तो कंटेंट्स क्या है इसके, टाइम, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प को यूज़ किया गया है. देन कंटेंट क्या है, क्लॉक 11,417, तो यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू है. एंड नोड, यहाँ पे लोकल यूनिकास्ट यानी एक लोकल, आई थिंक ये ओके लोकल मैक एड्रेस इसका यूज़ किया गया है शायद से. तो यहाँ पे तीन चीज़ों से मिला के इस UUID को बनाया गया है. तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें, while these look completely random, we can see that UUID version 1 was used. तो ऑफ कोर्स हाँ, यहाँ ये भी देख सकते हैं कि वर्जन 1 यूज़ हुआ था यहाँ पे. The issue with UUID 1 is that if we know the exact date when the code was generated, we can recover the UUID. For example, suppose we knew the ELBS always generated vouchers between 8 to 9 p.m. In that case, we can create UUID for that entire time period, 3600 UUIDs, since we have 60 minutes and 60 seconds in a minute, which we could use in a brute force attack to aim to recover a valid voucher and get more gifts. Okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट किया और हमने इस कोड को देखा कि वाउचर का जो कोड है वो एक UUID v1 स्ट्रिंग है, यानी कि UUID वर्जन 1 स्ट्रिंग. अब UUID वर्जन 1 के साथ क्या दिक्कत है कि वो सिर्फ टाइम पे रिलाई करता है. अगर हमें ये पता चल जाए कि वो UUID यानी कि इस वाउचर का UUID एग्जैक्टली कब जनरेट हुआ था, तो फिर हम लोग ये पता लगा तो फिर हम लोग इस कोड को जनरेट कर सकते हैं खुद से, एग्जैक्ट कोड को. फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर टाइम का अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए तो हम लोग इस कोड को जनरेट कर पाएंगे. तो अगर हमें ये पता हो कि जो एल्ब्स हैं उन्होंने सारे वाउचर्स रात 8 बजे से 9 बजे के बीच बनाए थे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स. हम लोग उन सारे के सारे टाइम वैल्यूज़ पे ट्राई कर सकते हैं कोड जनरेट करने का, क्योंकि उनमें से कुछ वैल्यूज़ एक्चुअल कोड बनेंगे. ओके, यहाँ मेरा मशीन एक्सपायर होने वाला है, सो लेट मी एक्सपैंड द वैल्यू, सॉरी एक्सपैंड द टाइम पीरियड ऑफ इट. ठीक है, तो यहाँ पे 1 आवर 15 मिनट हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 8 बजे से 9 बजे के बीच अगर एल्स ने सारे के सारे वाउचर्स बनाए होंगे, तो फिर हम लोग 8:01 से लेके पूरे 9 बजे तक का सारे के सारे टाइम पे कोड बना के चेक करेंगे UUID v1 से, और इनमें से बहुत सारे कोड्स एक्चुअल में करेक्ट निकल जाएंगे
और फिर हम लोग उन वाउचर्स का यूज़ करके, उन कोड्स को यूज़ करके वो सब वाउचर्स भी क्लेम कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें अटैकर को बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे और बाकी लोग को आ जाएगा कि वो वाउचर पहले ही यूज हो चुका है। इन दैट केस वी कैन क्रिएट UUID फॉर दैट एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं ताकि हम लोग उस UUID को रिकवर कर सकें और हमें और भी ज़्यादा गिफ्ट मिले। Now that we can see the various IDORs that can be found, let's discuss how to fix them and avoid them. अब क्योंकि हमें सारे IDORs मिल चुके हैं तो अब ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें फिक्स कैसे करें या तो उन्हें अवॉइड कैसे करें, या यानी कि इस तरह से इस एप्लीकेशन को बनाए कि IDOR हो ही ना। Improve design obliterate risk. Okay. Now that we learned about what IDOR is, let's discuss how to fix it. अब क्योंकि हमें पता है IDOR क्या है तो देखते हैं इसे फिक्स कैसे करते हैं। The best way to stop IDOR is to make sure the server checks who is asking for the data every time. तो IDOR को स्टॉप करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मेक श्योर कि सर्वर चेक कर रहा है कि एक्चुअली उस डेटा को पूछ कौन रहा है मुझसे, कौन सा यूज़र पूछ रहा है, क्या उसके पास परमिशन है भी कि नहीं। इट्स नॉट इनफ टू हाइड और चेंज द ID नंबर। ये इनफ नहीं है कि हम लोग वो IDOR है और हम लोग कहीं छुपा दिए, जैसे यहाँ कोड में छुपा दिए या तो कहीं इसको इनकोड कर दिए या तो हैश कर दिए। ऐसे छुपा के नहीं होता है, हमें उसको एक्चुअली में सर्वर पे चेक करना पड़ेगा, उसको ऑथराइजेशन चेक करना पड़ेगा कि वो डेटा एक्चुअली रिक्वेस्ट कौन कर रहा है। द सिस्टम मस्ट कन्फर्म दैट द लॉग इन यूजर इज ऑथराइज टू सी और चेंज दैट इन्फॉर्मेशन। तो सिस्टम को ये चीज़ चेक करना पड़ेगा जो भी यूज़र लॉग इन है वो ऑथराइज हो एंड उसे इस बात का परमिशन हो कि वो उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है जो वो मांग रहा है। डोंट रिलाई ऑन ट्रिक्स लाइक base64 और हैशिंग द IDs। तो ऑफकोर्स ऐसे base64 और हैशिंग वाले ट्रिक्स पे हमें रिलाई नहीं करना है। दोज कैन स्टिल बी गेस्ड और डिकोडेड। ये फिर भी गेस किए जा सकते हैं या तो डिकोड किए जा सकते हैं। इंस्टेड कीप ऑल द रियल परमिशंस चेक्स ऑन द सर्वर वेन एवर अ रिक्वेस्ट कम्स इन। चेक डज दिस यूजर ओन और हैव द परमिशन टू व्यू दिस आइटम। तो हमेशा अपने सर्वर पे हमें परमिशन चेक करना चाहिए हर रिक्वेस्ट के साथ कि जो भी ये यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है क्या ये इस चीज़ को ओन करता है या फिर क्या इसके पास इसको देखने का परमिशन है या नहीं है। यूज़ रैंडम और हार्ड टू गेस ID फॉर पब्लिक लिंक्स, बट रिमेंबर दैट रैंडम IDs अलोन डोंट मेक योर ऐप सेफ। Always test your app by trying to open another user's data and making sure it's blocked. तो हमें रैंडम एंड हार्ड टू गेस ID तो रखने ही चाहिए पब्लिक लिंक्स के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई भी पब्लिकली जो कि ऑथराइज नहीं है वो बहुत सारे मतलब ये चीज़ों को एक्सेस कर पा रही है जस्ट बिकॉज वो 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स डाल के लिंक में वो चीज़ें भी एक्सेस कर रहा है जो जिसका परमिशन हमने नहीं दिया था। तो अगर कोई पब्लिक लिंक है तो ऑफकोर्स उसमें ऐसे IDs रखनी चाहिए, जैसे UUID V7 हो गया तो UUID V6 हो गया, उनको गेस करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। UUID V1 को हम लोग जनरेट करना बहुत ईजी है क्योंकि वो सिर्फ टाइम पर रिलाई करता है। ऑलवेज टेस्ट योर ऐप बाय ट्राइंग टू ओपन अनदर यूजर्स डेटा एंड मेकिंग श्योर इट्स लॉक्ड। तो जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं हमें एटलीस्ट एक चीज़ चेक कर लेना चाहिए कि अगर हम लोग एप्लीकेशन बनाए हैं तो क्या उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम लोग एक अकाउंट पर लॉगिन करते हैं तो क्या हम लोग सिर्फ ID चेंज करके दूसरे का डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो हाँ IDOR है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये सही है। Finally, record and monitor failed access attempts. They can be early signs of someone trying to exploit an IDOR. और हमें इस चीज़ को लॉग भी करते रहना चाहिए कि लेट्स से कि कोई यूज़र है जो रैंडमली ट्राई कर रहा है दूसरे यूज़र का डेटा एक्सेस करने का, तो उसमें क्या होता है वो अब क्योंकि हमने IDOR नहीं रखा अपने सिस्टम पे तो वो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगा उसका। तो इस चीज़ के लॉग्स वगैरह भी हमें रखने चाहिए ताकि हमें पता रहे कि कोई अपने सिस्टम पे IDOR को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई कर रहा है या नहीं। व्हाट डज IDOR स्टैंड फॉर? ठीक है, तो
IDOR stands for Insecure Direct Object Reference. Check. What type of privilege escalation are most IDOR cases? Okay, so it's horizontal privilege escalation and exploiting the IDOR found in the view accounts parameter. What is the user ID of the parent that has 10 children? ठीक है, तो यूज़र आईडी ऑफ द पेरेंट दैट हैज 10 चिल्ड्रन. तो अपने इसके पास कितने चिल्ड्रंस हैं? 1 2 3 4 5. यहाँ पे इसके पास सिर्फ 5 चिल्ड्रंस हैं. तो आई थिंक हमें इसे चेक करना पड़ेगा. इसको एक्सप्लॉइट करके देखते हैं. तो मैं जाता हूँ एप्लीकेशंस पे एंड यहाँ हमें ब्रूट फोर्स करना होगा आई थिंक. लेट्स स्टार्ट विथ 9. मैं 9 के साथ ट्राई करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करते हैं. इसके पास तो एक भी चिल्ड्रन नहीं है, तो चलते हैं. 8 इसके पास है क्या? नहीं. 7 नहीं. 6 5 4. ठीक है, 4 के पास 3 चिल्ड्रन है. 3 2 1. 12 भी देख लेते हैं. 13 14. इसके पास तो 2 है. 15. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यूज़र आईडी 15 के पास 10 चिल्ड्रन है, तो 15 अपना आंसर होगा. 15 1 5. चेक. Bonus task: if you want to type even deeper, use either base64 or MD5 child endpoint and try to find the ID number of the children born on 2019 4/17. To make the iteration faster, consider using something called Bird's Intruder. If you want to check your answer, click the hint on the question. Okay. तो यहाँ पे आई थिंक हमें कुछ बोनस टास्क दिए हुए हैं. तो अभी के लिए मैं इस बोनस टास्क को नहीं देखने वाला. इस बोनस टास्क को मैं काम करूँगा सेपरेट वीडियो में कहीं कवर कर लूँगा लेटर. हमारा ये साइड क्वेस्ट 1 भी बचा हुआ है, तो मैं उन्हीं वीडियोस के साथ कहीं इसको कवर कर लूँगा. बट अभी के लिए हमारे वीडियोस में इतना ही. अभी हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है, तो आई विल चेक इट. इसको भी चेक कर लेते हैं और हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है. कंटिन्यू and okay, go to Wearable. ओके, तो हमारा आज का टास्क कंप्लीट हो चुका है. डे 5 और डे 6 में हम लोग मैलवेयर एनालिसिस करने वाले हैं. तो अब डे 6 के टास्क के लिए मिलेंगे. तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग.